हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को इस वीडियो में भूगोल सब्जेक्ट से 5 अंक के जो प्रश्न आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा वो मैं आपको बताने वाला हूं। और आपके ब्लूप्रिंट के हिसाब से भूगोल से कुल प्रश्न आएंगे 5 अंक के, जिनमें से 7 प्रश्न प्रश्नों के उत्तर वाला रहेगा और 2 प्रश्न नक्शा से संबंधित रहेगा। एक नक्शा विश्व का रहेगा और एक नक्शा भारत का रहेगा। भारत के नक्शा वाले में आपको जगह को चिन्हांकित करना है, जैसे कि रेल लाइन, नदी को किस तरीके से चिन्हांकित करते हैं, पठार को कैसे, पहाड़ को कैसे, है ना, वन क्षेत्र को कैसे चिन्हांकित करते हैं। इस टाइप के एक प्रश्न रहेगा जो भारत का नक्शा या छत्तीसगढ़ के नक्शा भी हो सकता है। और एक रहेगा विश्व का नक्शा रहेगा। विश्व के नक्शा में आपसे जगह पूछेगा, ठीक है, तो उस जगह को आपको चिन्हांकित करना है। तो इन दोनों में 5-5 अंक आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलो मैं आपको बता देता हूँ। कुल प्रश्न आएंगे 9 प्रश्न, और कुल 9 प्रश्नों को अगर 5 से गुणा करें कितना होगा, 45 अंक के। तो 45 अंक का प्रश्न भूगोल में आपको 5 अंक के प्रश्न ही देखने को मिलेगा। मतलब ज़्यादातर प्रश्न 5-5 अंक के जो आ रहा है वो आसान भी होता है और आसानी से बन भी जाता है। तो 5 अंक के प्रश्नों को मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जो 45 अंक के प्रश्न हैं। ठीक है, कौन कौन से अध्याय से आने वाले हैं और किस इकाई से आने वाले हैं। ये इकाई और अध्याय का नाम मैं लेते चलूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा नहीं। ठीक है, अध्याय का नाम क्या है, तो अध्याय का नाम लेते चलूँगा। आप लोग उस अध्याय में ये सारे प्रश्नों को टिक कर लेना। परीक्षा सार में आसानी से ये प्रश्न मिल जाएंगे। हो सकता है आपके पास की गाइड कुंजी होगा तो नक्शा बस नहीं मिल पाएगा, बाकी सब चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं प्रश्नों को। तो देखो, पहला प्रश्न है, मानव भूगोल की परिभाषा देते हुए मानव भूगोल की प्रकृति को समझाइए कह रहा है। ठीक है, ये प्रश्न है, इसका उत्तर आपको परीक्षा सार से ढूंढ लेना है। अध्याय का नाम मैं बता देता हूँ, मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। एक बार और मैं दोहरा देता हूँ, मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। ये आप नाम नोट कर लो। ठीक है, इसी अध्याय में आपको ये प्रश्न मिलेगा जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद देखो, प्रकृति का मानवीकरण और मानव का प्रकृतिकरण को समझाइए कह रहा है। दूसरा प्रश्न, ज़्यादा प्रश्न नहीं दे रहा हूँ, 7 से 8 प्रश्न ही रहेगा इसमें, है ना। इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ग्रिफिथ टेलर द्वारा प्रस्तुत की गई नव निश्चितवाद संकल्पना की व्याख्या कीजिए। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। पांचवा प्रश्न है, मानव भूगोल के अध्ययन की 3 नवीन विचारधाराओं का वर्णन कीजिए। प्रकृति तथा मानव अविभाज्य तत्व होते हैं, इस कथन की पुष्टि कीजिए। 6 हो गया, कुछ प्रश्न और है। 7वां है, आपके विचार से मानव भूगोल की कौन सी विचारधारा मानव भूगोल के विषय क्षेत्र का पोषण करती है। एक तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करे कह रहा है। इसके बाद अगला है 8वां, प्रकृति तथा मानव एक दूसरे से जटिलता पूर्वक गुथे हुए हैं, इस कथन को बनाए रखने के लिए किन मानवीय मूल्यों की आवश्यकता है, स्पष्ट कीजिए कह रहा है। इतने प्रश्न हैं। ठीक है, अब मैं आपको अगला प्रश्न दिखाता हूँ। ये सब छोटे प्रश्न, उनको नहीं देखना। ठीक है, 5-5 अंक ही मैं आपको बताते जा रहा हूँ। तो 5-5 अंक के प्रश्न में देखो, ये सारे प्रश्न हैं। ठीक है, ये इकाई 2 से, इकाई 2 मतलब अध्याय का नाम मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ये जो है 3 अध्यायों से मिल के यहाँ से प्रश्न आने वाले। एक अध्याय है विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व तथा वृद्धि से आने वाले हैं। ठीक है, विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि एक हो गया अध्याय। एक है जनसंख्या संगठन। ठीक है, जनसंख्या संगठन। ठीक है, यहाँ से आने वाले दूसरा अध्याय हो गया। तीसरा है मानव विकास अध्याय। तो इन तीनों अध्यायों से मिला के 5 अंक के प्रश्न आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तीनों अध्याय वाले टॉपिक में ये सारे प्रश्न मिलेंगे। चलो, अब प्रश्नों के नाम मैं बता देता हूँ। देखो, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के 3 अवस्थाओं का वर्णन करते हुए सचित्र वर्णन कीजिए कह रहा है ना। अगला है, जनसंख्या वृद्धि के आर्थिक एवं सामाजिक कारकों का वर्णन कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, मानव विकास अवधारणा के अंतर्गत समता और सतत पोषणीयता से आप क्या समझते हैं। आयोलिन पिरामिड से क्या प्रदर्शित किया जाता है, रेखाचित्र बनाकर स्पष्ट कीजिए। साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। मानव विकास से क्या तात्पर्य है, मानव विकास के स्तंभों का व्याख्या कीजिए। ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या के नगरों की ओर प्रवास के कारणों को स्पष्ट कीजिए। विश्व में महिलाओं के लिंगानुपात प्रतिकूल होने के कोई 5 कारण बताइए।
इसके बाद अगला है स्थिर जनसंख्या और ह्रासमान जनसंख्या में अंतर बताइए। जनसंख्या के ग्रामीण नगरीय संगठन का वर्णन कीजिए। क्या जनसंख्या के विवरण और घनत्व को प्रभावित करने में भौतिक कारकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? यदि हाँ तो प्रमुख भौतिक कारकों का वर्णन व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। ठीक, ज़्यादा प्रश्न नहीं दिया हूँ, 3 अध्याय इसमें था, तो 3 अध्याय के हिसाब से हमने आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए। ठीक है, यहाँ से आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा, तो उनको आप अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, जितने भी प्रश्न बताते जा रहे हैं। फिर तीसरा अध्याय में तीसरा इकाई है। तीसरा इकाई में 5 अध्यायों को मिलाकर 5 अध्याय को मिलाकर एक प्रश्न 5 अंक के आपको देखने को मिलेगा। अध्याय का नाम बता देता हूँ। प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक एवं चतुर्थ क्रियाकलाप, तीसरा हो गया। चौथा परिवहन एवं संचार, पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, इन अध्यायों को मिलाकर 5 अंक के प्रश्न आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलो कौन कौन सा प्रश्न इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। देखो, एक है स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं, इसके लक्षणों को लिखिए। बहुत आसान है। स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं, आपको पता है किसे कहते हैं ना। एक जगह से दूसरे जगह जाके कृषि करते हैं, उसे स्थानांतरित कहते हैं। और ये कैसे होता है, जंगलों को काट कर दूसरे जगह चले जाते हैं ना। 5 साल 10 साल करने के बाद नए क्षेत्रों में चले जाते हैं, इसी को कहते हैं। ठीक है, मैं ज़्यादा भी इसके बारे में डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगा, डिस्क्राइब भी नहीं करूँगा। ठीक है, आप लोग देख लोगे, बहुत आसान प्रश्न है। पनामा नहर एवं स्वेज नहर में तुलना कीजिए कह रहा है। अगला है स्वेज नहर के व्यापारिक महत्व को समझाइए। चलवासी पशुचारक और वाणिज्य पशुधन पालन में अंतर लिखिए। जनसंचार के किन्हीं 5 साधनों का वर्णन कीजिए। उद्योगों के स्थानीयकरण के कारकों का वर्णन कीजिए। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में महामार्गों का उच्च घनत्व पाया जाता है, कारण बताइए। विश्व के प्रमुख सामुद्रिक मार्ग का वर्णन कीजिए। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग को साइबेरिया की जीवन रेखा कहा जाता है, क्यों, सचित्र समझाइए कह रहा है। पतन किस प्रकार व्यापार के लिए सहायक होते हैं। पतनों का वर्गीकरण उनकी अवस्थिति के आधार पर कीजिए। पर्यटन से क्या तात्पर्य, पर्यटन के प्रमुख विशेषताओं तथा पर्यटन को आकर्षित एवं प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का वर्णन कीजिए। संचार में प्रचलित रोपण कृषि की किन्हीं 5 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मिश्रित कृषि का क्या अर्थ है, यह कहाँ पाया जाता है, इनकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता वस्तु उद्योग में अंतर स्पष्ट कीजिए। लघु उद्योग तथा बड़े पैमाने के उद्योग में अंतर लिखिए। आधुनिक आर्थिक विकास में सेवा सेक्टर की सार्थकता और वृद्धि की चर्चा कीजिए। परिवहन और संचार सेवाओं की सार्थकता को विस्तार पूर्वक स्पष्ट कीजिए। सेवाएं क्या हैं, सेवाओं के विभिन्न वर्गों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। पनामा नहर पर सचित्र टिप्पणी लिखिए। और इसके बाद यहाँ पे देखो, स्वेज नहर और पनामा नहर दिया हुआ है, किस तरीके से है। ठीक, स्वेज नहर और पनामा नहर देख सकते हो। इसके बारे में आपको क्या करना है, व्याख्या करना है। ठीक है, और इनमें से कोई एक कह रहा है, या चाहे तो आप स्वेज के बारे में कर सकते हो, चाहे आप पनामा के बारे में कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत आसान है, चित्र देखकर किसी के बारे में बताना बहुत आसान मुझे लगता है। देखो, भूमध्य सागर में है ना स्वेज नहर, जैसे स्वेज नहर के बारे में ऊपर में क्या है, भूमध्य सागर, पोर्ट सईद, तो भूमध्य सागर जो है, ठीक है, इसी में ही पनामा नहर है, स्वेज नहर है। इस तरीके से बताओगे। और ये कहाँ से शुरू होता है, देखो पोर्ट साइड से शुरू होता है और ये आगे बढ़ते जाता है। ठीक, ये कहाँ से कैसे जाता है ये पूरा दिखाया गया है। तो इन जगहों को आप टिक के रूप में ले सकते हो। बढ़ते बढ़ते जाएगा और ये इस तरीके से लाल सागर के पास जाके ख़त्म होगा। ठीक है, यहाँ से शुरू होता है और फिर यहाँ पे किलोमीटर भी बताया गया है। और पोर्ट इब्राहिम जो चीज़ है सबको इसमें लिखो। ठीक है, चित्र देख के व्याख्या करना सबसे आसान होता है। चलो अगला देखते हैं। इसमें नक्शा देखने वाले हैं। ठीक है, ये जो नक्शा वाला टॉपिक है ये इकाई 4 से है। इकाई 4 नक्शा कार्य बस को आपको देखना है। ठीक है, इकाई 4 में जो प्रश्न आपको देखने को मिलेगा 5 अंक का, वो है नक्शा कार्य वाला।
तो आपको नक्शा उसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो नक्शा कार्य में देखो यहाँ पे कुछ टॉपिक नाम दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे ABCDE तक किस तरीके से दिया हुआ है और क्या करना है। यहाँ पे बताएं मानचित्र बिंदुओं को पहचाने तथा उनके नाम अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखे, कह रहा है ना। इनको आपको अपनी देखो यहाँ पे ये जो दिया है ना ABCD, इनमें सही जगह, ये जो जगह है ना ABCD, यहाँ पे आपको रखना है नक्शा में, है ना। तो जहाँ पे A लिखा है वहाँ पे कौन सा आएगा, B में कौन सा आएगा, CDE कौन सा आएगा, आपको सही जगह पे रखना है, ठीक। इसी तरीके से अगला है ये वाला, ठीक है। यहाँ भी कुछ दिया हुआ है ABCDE तक के, इसको भी क्या करना है उस नक्शा में लगाना है। जैसे कि यहाँ भी कुछ जगह दिया हुआ है, ठीक है। देख लो भाई, भारत के बारे में तो कुछ जानते हो, लेकिन विश्व के बारे में जानना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए विश्व के हिसाब से अगर देखोगे तो कुछ नहीं जानते हो, ठीक है। जो जो जगह दर्शाने के लिए कहा है ना, ये काफ़ी टफ एरिया है, तो इनको अच्छे से देखना, उसके बाद इनको सही जगह रखना, ठीक है। इसके बाद एक और है यहाँ पे देखो अगला, इसको भी इसी तरीके से दिखाता हूँ मैं आपको नक्शा। ये रहा ABCDE तक के दिया है, इन जगहों पे आपको क्या करना है, दर्शाना है, ठीक। इसके बाद 1 मिनट ख़त्म हो गया क्या यहाँ पे, हाँ ठीक है, 151 52 आ रहा होगा, तो अब प्रश्न रहेगा नहीं, ख़त्म हो गया, ठीक है। तो इकाई 4 भी कंप्लीट हो गया। अब इकाई 5 आपको नहीं पढ़ना है 5 नंबर के लिए, इकाई 6 भी आपको 5 नंबर के लिए नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट आपको इकाई 7 को देखना है। तो अभी मैं आपको इकाई 7 को बता रहा हूँ। इकाई 7 में 2 अध्याय हैं, पहला अध्याय परिवहन तथा संचार और दूसरा अध्याय है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ठीक है। एक अध्याय का नाम परिवहन एवं संचार और दूसरा अध्याय का नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो यहाँ से आपको एक प्रश्न देखने को, 1 मिनट, मैं 7वां बोल रहा हूँ कि 8वां बोल रहा हूँ, मैं 8वां बोल रहा था, 7वां है, 7वां में ज़्यादा है। 7वां इकाई में 1 2 3 4 5 है, सॉरी 5 अध्याय है, क्योंकि यहाँ से 2 प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है। एक प्रश्न मतलब 2 प्रश्न आएंगे, तो चलो मैं उसके हिसाब से बता दूँ कौन कौन सा अध्याय है। देखो, एक अध्याय है भू संसाधन एवं कृषि दिया हुआ है, दूसरा अध्याय है, मतलब जो इकाई 7 के अंदर जो अध्याय दिए इनको बता रहा हूँ ना, जल संसाधन, तीसरा है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, चौथा है निर्माण उद्योग, पांचवा है भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास दिया हुआ है, ठीक है। इन 5 अध्यायों को मिलाकर आपको 2 प्रश्न देखने को मिलेगा। तो मैं प्रश्न दिखा देता हूँ कौन कौन सा। देखो, गैरिसन नगर किसे कहते हैं, इसका कार्य क्या कार्य होता है, ठीक है। ये सारे प्रश्न अभी मैं जो अध्याय बताऊं उन्हीं में ही आपको ये मिलेगा। भारत गांवों का देश है, इस कथन की पुष्टि में अपने तर्क प्रस्तुत कीजिए। भारत के गांवों में नागरिक सुविधाओं का अभाव है, इस विचार के पक्ष में आप 3 तर्क प्रस्तुत कीजिए। नगर बहु प्रकार्यात्मक होते हैं, क्यों। इसके बाद देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है ना, नगरों में कितने वर्गों में बांटा गया है, विभिन्न युगों में विकास के आधार पर भारतीय नगरों को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है, लिखिए, कह रहा है। और इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, ओहो, जो मैं आपको दिखा रहा था वो, हाँ नहीं, वो उसी इकाई का, ये इकाई 7 है, ठीक, थोड़ा सा गलती हो गया था, कोई बात नहीं, वो उसी में से देख लेना, ठीक है। ये देख लेते हैं, वो छोड़ देना, जो 205 से मैं अभी बता रहा था ना, उनको छोड़ देना, ये इकाई 7 है। तो अब इस इकाई 7 में जो 5 अंक के प्रश्न आएंगे उनको मैं बता देता हूँ, लेकिन अध्याय वही रहेगा, 5वां अध्याय को, ठीक है। यहाँ पे देखो, भारतीय कृषि की समस्याओं का विस्तार ऐसे वर्णन कीजिए, कह रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। जल संभर प्रबंध को समझाइए। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। आर्द्रता के स्रोतों के आधार पर कृषि के कौन कौन से प्रकार होते हैं, प्रत्येक का वर्णन कीजिए। रीतियों के आधार पर भारतीय कृषि के प्रकारों का वर्णन कीजिए। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कृषि विकास के महत्वपूर्ण नीति का वर्णन कीजिए। हरित क्रांति पर निबंध लिखिए। भारत में चावल अथवा गेहूं के उत्पादन हेतु निम्न बिंदुओं पर वर्णन कीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है 5 बिंदु, इन पर वर्णन करना है। इसी तरीके से यहाँ पे भी दिया हो ना, कपास और जूट के बारे में इन बिंदुओं पर क्या करना, वर्णन करना है, ठीक है। इसके बाद देखो, भारत में सिंचाई की आवश्यकता क्यों है, प्रमुख 5 कारकों का व्याख्या कीजिए। वर्षा जल संग्रहण
संग्रहण के उद्देश्य को बिंदुसार समझाइए। भारत के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्रों का विवरण दीजिए। भूरा हीरा किस खनिज को कहा जाता है? भूरा हीरा भारत में कहाँ पाया जाता है, बताइए। चीनी उद्योग एक मौसमी उद्योग है। भारत के प्रमुख चीनी उद्योग केंद्रों के नाम लिखिए। गुजरात औद्योगिक प्रदेश की किन्हीं 5 विशेषताओं को लिखिए। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र का सिंचाई पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा? स्वदेशी आंदोलन से सूती वस्त्र उद्योग को किस प्रकार प्रोत्साहन दिया है, विवेचना कीजिए। उपयोगिता की दृष्टि से भारतीय कृषि उपजों का वर्गीकरण कीजिए। भारत में भू राजस्व विभाग द्वारा अपनाए गए भू उपयोग का संक्षिप्त विवरण दीजिए। जल संसाधन का ह्रास, देखो बहुत सारे प्रश्न हैं क्योंकि 5 अध्याय है इसमें। ह्रास सामाजिक द्वंद्वों और विवादों को जन्म देते हैं। इन उपयुक्त उदाहरणों सहित समझाइए। जल संभर प्रबंधन क्या है? क्या आप सोचते हैं कि यह सतत पोषणीय विकास के एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है? भारत में जल संसाधनों की कमी के लिए उत्तरदायी किन्हीं 5 कारकों की व्याख्या कीजिए। भारत के खनिज संसाधन का वर्णन कीजिए। ऊर्जा के कोई 2 अपारंपरिक स्रोत कौन कौन से हैं? सौर ऊर्जा के टिप्पणी लिखिए। भारत में उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले किन्हीं 5 कारकों का वर्णन कीजिए। और है इसमें देखो, पेट्रोल रसायन उद्योग पर टिप्पणी लिख रहे हैं। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए उपाय बताइए। पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए बनी राष्ट्रीय समिति ने पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के कौन कौन से सुझाव दिए? ठीक है, अगला देखते हैं। इसमें 2 प्रश्न है ना, 2 प्रश्न आएगा इसमें, इसीलिए बहुत सारे हैं। उपयोग की दृष्टि से भारत में भूमि उपयोग के किन्हीं 5 वर्गों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। भारतीय कृषि फसलों को कितने वर्गों में बांटा गया है, समझाइए। अगला है सस्य गहनता शब्द को परिभाषित कीजिए। भारत में सस्य गहनता के असमान वितरण के लिए उत्तरदायी 3 कारणों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इसके बाद अगला है, भारत में वर्षा जल संग्रहण के 3 विधियों को स्पष्ट करते हुए जल संग्रहण के किन्हीं 2 लाभ लिखिए। इसके बाद बढ़ती जनसंख्या तथा औद्योगिकरण द्वारा जल का अंधाधुंध उपयोग भारत में जलीय गुणवत्ता के अवनयन के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है, स्पष्ट कीजिए। टिप्पणी लिखना है यहाँ पे। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सूखा संभावी क्षेत्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न थे और उनमें से सिर्फ 2 प्रश्न आने वाले हैं, तो सभी प्रश्नों को लेकिन आपको देखना है, एक भी नहीं छोड़ना है। ठीक, अब अगला इकाई देख लेते हैं। ये है इकाई 8। इस इकाई में 2 अध्याय हैं। परिवहन तथा संचार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दिया हुआ है। ठीक है, इन दोनों इकाइयों को मिलाकर मतलब इन दोनों अध्यायों को मिलाकर ये इकाई बना है, इकाई 8। ठीक है, इसमें ज़्यादा प्रश्न नहीं है। भारत में परिवहन साधनों का चार्ट से प्रदर्शित करते हुए किसी एक का वर्णन कीजिए। भारत के आयात एवं निर्यात व्यापार के संयोजन का वर्णन कीजिए। भारत में पाइपलाइन परिवहन का वर्णन कीजिए। ठीक है, पाइपलाइन जो पानी वाला है ना, अभी हर ग्राम पंचायत में देखना, शहरों में भी, ग्राम पंचायतों में भी, हर जगह गांव गांव में अभी पानी टंकी बन रहा है। ठीक है, तो ये उसी के बारे में है। इसके बाद अगला है, भारत में पाइपलाइन परिवहन से लाभ एवं हानि की विवेचना कीजिए। भारत के आर्थिक विकास में सड़कों की भूमिका का वर्णन कीजिए एवं सड़क परिवहन के लाभ लिखिए। भारत के विदेश व्यापार नीति का वर्णन कीजिए। परिवहन एवं संचार सेवाओं की सार्थकता को विस्तारपूर्वक स्पष्ट कीजिए। भारत के लोग रेलों को वरीयता क्यों देते हैं, अपने विचार दीजिए। स्वर्ण चतुर्भुज राजमार्ग क्या है, इसकी प्रमुख 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारत के उपग्रह संचार पर एक टिप्पणी लिखिए। इसके बाद ये अंतिम इकाई है। ठीक है, नहीं, एक इकाई और है, 10वां इकाई और है। ठीक है, 9 इकाई नहीं है, 10 इकाई है, उनको हम लास्ट में बताएंगे, उसमें सिर्फ नक्शा रहेगा। ठीक है, तो 9वां इकाई देख लेते हैं, इसमें प्रश्न उत्तर आने वाले हैं। इसमें 2 अध्याय हैं। ठीक है, 9वां इकाई में भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित
कुछ मुद्दे एवं समस्याएं दिए हुए हैं। छत्तीसगढ़ लोक और अर्थव्यवस्था दिया है। तो इन दोनों अध्यायों को मिलाकर आपको 5 नंबर के प्रश्न देखने को मिलेगा। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, एक प्रश्न है, वायु प्रदूषण किसे कहते हैं? वायु प्रदूषण के कारण एवं प्रभाव को दूर करने के उपाय लिखिए। ये आसान प्रश्न है, ऐसे प्रश्नों को आप लोग बना लोगे। भू निम्नीकरण से क्या तात्पर्य है? इसके उत्तरदायी प्रमुख कारण लिखिए। ठीक है, ये अगला प्रश्न है। इसके बाद है, भू निम्नीकरण को कम करने के उपाय बताइए। नगरों में अपशिष्ट निपटान संबंधी समस्या बहुत विकराल रूप लेती जा रही है। स्पष्ट कीजिए। छत्तीसगढ़ में मिलने वाले प्रमुख खनिज पदार्थ का वर्णन कीजिए। छत्तीसगढ़ राज्य के जनसंख्या वितरण एवं घनत्व का वर्णन कीजिए। छत्तीसगढ़ राज्य में सिंचाई व्यवस्था नहीं होती तो कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता? कृषक कृषि कार्य करना बंद कर दे तो हमारे जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? भिलाई स्टील प्लांट का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क के वितरण को बताइए। छत्तीसगढ़ में कोयले का वितरण को बताइए। क्या चिमनियों से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण कारक है? प्रदूषण का मनुष्य पर पड़ने वाले प्रभाव एवं उसके रोकथाम के उपाय लिखिए। फिर अगला है, भिलाई स्टील प्लांट के स्थानीयकरण के कारण को बताते हुए यह स्पष्ट करें कि भिलाई स्टील प्लांट ने छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान प्रदान की है। फिर ये 10वां इकाई है जो नक्शा वाला है ना, तो मैंने आपको बताया था, विश्व वाला दिखा दिया हूँ। ठीक है, भारत और छत्तीसगढ़ से संबंधित ये नक्शा रहेगा। तो देखो, यहाँ पे जैसे नर्मदा नदी दिल्ली है, तो इनको उन जगह में कच्छ का रण है, नीलगिरी पर्वत कहाँ पे है, इनको नक्शा में प्रदर्शित करना है। ठीक है, इसी तरीके से अथवा प्रश्न में ये भी रहेगा। ठीक है, ये सारे नाम, ये छत्तीसगढ़ का नक्शा है। ठीक है, एक भारत का नक्शा है। तो भारत के नक्शा और छत्तीसगढ़ के नक्शा दोनों में से आपको एक ही दोनों में से अथवा में तो रहेगा, है ना, तो उनमें से आपको एक ही बताना है। इसी तरीके से ये रहा छत्तीसगढ़ का नक्शा। देखो, पॉइंट भी दिया ABCD, इस तरीके से वहाँ पे दर्शाना है। इसके बाद देखो, कुछ और इस प्रकार से प्रश्न, कर्क रेखा कैसे जाता है, मतलब कर्क रेखा को आपको बताना है, बीचों बीच जाता है ना कर्क रेखा भारत की। मन्नार की खाड़ी किसे कहते हैं, मतलब मन्नार की खाड़ी कहाँ पे है? ठीक है, और कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी जानते हो ना, आपको पता चल जाएगा। कच्छ की खाड़ी गुजरात के पास, मन्नार की खाड़ी। गंगा नदी, थार का मरुस्थल हम राजस्थान को ही कहते हैं। छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर मुंबई वाला एरिया है। मुंबई मतलब महाराष्ट्र को जो आप लोग देखते हो ना, नागपुर वाला, वही है। इसके बाद यहाँ पे कुछ और है दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे कुछ टॉपिक दिया है। ठीक है, इनको भी नक्शा में ही आपको बताना है। ये छत्तीसगढ़ संबंधित है। छत्तीसगढ़ के नक्शा को आपको दिखाया गया है क्योंकि छत्तीसगढ़ में रहते हो, आपको नक्शा पता होना चाहिए और जानकारी भी पता होनी चाहिए। हम छत्तीसगढ़ से ज़्यादा देश के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो जैसे अरावली पर चिल्का झील कहाँ पे है, मुंबई है, ये सब मैं चिल्का झील जा चुका हूँ। अरावली पर्वत मुंबई, शीतकाल वर्षा वाला क्षेत्र। जैसे यहाँ पे और कुछ प्रश्न है। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ संबंधित है। एक मेन प्रश्न रहेगा, एक अथवा प्रश्न रहेगा। तो इस तरीके से ये पूरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। ठीक है, बहुत सारे पेजेस थे और जितना महत्वपूर्ण प्रश्न, सारे प्रश्नों को मैंने बता दिया। कुल 45 नंबर के प्रश्न आपको 5 अंक का देखने को मिलेगा।